एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पोस्ट जिसकी है उसको मेंबर रखा, वो जाएगा कहाँ? वो कंपनी सेक्रेटरी के पास तो नहीं आएगा। ब्यूरोक्रेसी का ये दौर है, ब्यूरोक्रेट ऐसे नहीं मानता है। मैंने पहले कहा कमिश्नर साहब ताला लगा कर बैठता है, पैसा कमाती है, खुद जनरेट करती है। अब हमारा कॉर्पोरेशन का पैसा जमा करना है सेक्रेटरीट, फिर जब सेक्रेटरीट फाइनेंस छोड़ेगा फंड्स, अब एक ही मुसीबत थोड़ी है हमारे सर, अब दो मुसीबत। अब वो वहाँ जमा करना है, फिर जब हमारा ही पैसा, कुछ नहीं उल्टा कोई नहीं पूछता नहीं। इवन देन मैंने बड़ी कोशिश की, सेक्रेटरीट में एक दिन गया तो कमिश्नर साहब अंदर थे, खुदा गवाह ये मैं सही से बोलता हूँ, और बाहर से ताला चढ़ाया था, ताला लगाया हो। से ताला था और अंदर बैठे थे। मैंने मुनासिब समझा, फिर मैंने अपने मुकद्दर को मैंने कहा हमारे मुकद्दर ये गंदे हैं। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को जब बदलाव आया, उस बदलाव आने के बाद कवानीनों में रद्द-बदल हुआ, उसके अलावा और भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हुआ। जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को लेकर हुकूमत ने यह फैसला लिया कि हम इसे एक कंपनी में बदलेंगे और इसे भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास रजिस्टर किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद भी अब तवक्का और उम्मीद तमाम मुलाजमों की ये थी कि शायद कोई बड़ा इनकलाब आएगा। मुलाजिम अपनी जगह परेशान हैं, लेकिन वो ठेकेदार जो सालों से जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अब परेशान हैं। और परेशान क्यों हैं, इसी को समझने के लिए मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट एफडीसी कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के प्रधान अल्ताफ़ हुसैन कीन हैं। कीन साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आज ये इतना बड़ा जमावड़ा जो आपके साथ है, आपकी रिप्रेजेंटेशन भी मैं देख रहा हूँ, पहले मुझे ये बताइए कि क्या ये रिप्रेजेंटेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक पहुँची? ये शुक्रिया सर, आपको मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी ये बात सुनने के लिए अपना मसरूफियात के बावजूद अपना टाइम निकाला। मैं सबसे पहले जनाब वाला से ये गुजारिश करूं कि इससे पहले हमने 3 बार मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को हमने टाइम मांगा, जिसके लिए मेरे पास सबूत भी है, लेकिन बदकिस्मती ये हुई 3 साल से हमें बराबर कोई टाइम मुयसर नहीं हुआ। उसके अलावा हमने रिप्रेजेंट किया जो उनके ग्रीवेंसेस सेल है ऑनरेबल गवर्नर साहब के पास। इससे पहले भी मैं मीडिया में आया था। जनाब मोहतरम को मैं ये गोज़गुजार करूं कि कितना नॉन सीरियस बंदा है गवर्नर जनाब एलजी मनोज सिन्हा के दफ्तर में, जो एक सब्जेक्ट को ये चीज़ देखता है कि सब्जेक्ट क्या है, वो सिर्फ देखता है, उसने देखा कि अच्छा ये एसएफसी को प्रटेंड करता है, बाकी कुछ नहीं। उसने सीधा अपने तौर से उसको एमडी एसएफसी को सने उस सब्जेक्ट में हमने क्या डिमांड, किसने भेजा? ये सपोज जब हमने ग्रीवेंस में सर ऑनरेबल गवर्नर के ग्रीवेंस सेल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या जितनी बार आपने ये रिप्रेजेंटेशन गवर्नर को भेजी है, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आपको मिलने का वक्त दिया, आपने मिलने का वक्त मांगा? सर ऐसा कभी कुछ नहीं, बल्कि वक्त मांगने की तो बात ही नहीं है, उन चीज़ों पे कभी गौर ही नहीं हुआ। हम जब ऑनलाइन कर देते थे उसके बावजूद उसका कोई पता नहीं होता है, जो मुलाकात के सिलसिले में हमने भेजी। उसके अलावा जब हमने सोचा कि हमारे किस्मत में मुलाकात, हम छोटे किस्म के लोग हैं, हमारे मुकद्दर में ऐसा कुछ मुलाकात का सिलसिला नहीं बनेगा, तो फिर थ्रू ग्रीवेंसेस सेल्स के ज़रिए हमने जो ग्रीवेंस अपनी ग्रीवेंस उधर सबमिट कराई, जिसका हमारे पास नंबर भी वापस आया कि हाँ जी आपकी ग्रीवेंस जो इस नंबर के तहत सबमिट हो गई। उसके बाद दूसरे दिन हमने ये देखा ये कहाँ गई, उसके बाद वो गवर्नर साहब तक पहुंची ही नहीं। उसकी वजूहत ये मैं देखता हूं, जो गवर्नर साहब का ओएसडी रैंक का जो भी होगा, जो कार्यकर्ता वहां होगा, मैं उसके बारे में कहता हूं कि जम्मू कश्मीर का इतना बड़ा ऑफिस और उसका जो ओएसडी इतना इनएफिशिएंट हो कि जो अपना सब्जेक्ट ना देखे कि भाई उसमें हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन ऑनरेबल गवर्नर साहब था, क्योंकि फॉरेस्ट जो 3 साल से ये पोर्टफोलियो जब से केवीजे एडवाइज़र सर निकल गए हैं, उसके बाद ये पोर्टफोलियो फॉरेस्ट का जो था वो विद द लाइन ऑनरेबल गवर्नर साहब के था। ऑलरेडी गवर्नर साहब इतने मसरूफियात होते हैं, तो उन्होंने क्या काम किए, फिर शायद 1 साल पहले उन्होंने उसका चेयरमैन जो बनाया वो फॉरेस्ट कमिश्नर को बनाया। मैं पहले चेयरमैन की विषय पे बात
पे आऊँगा। उससे पहले जब वो हमने ग्रीवेंस भेजी, उस ओएसडी ने क्या काम किया, वो दी थी हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग करनी थी, उसमें बहुत सारे फैसले होते हैं, वो पेंडिंग थे क्योंकि गवर्नर साहब के पास टाइम नहीं है था। तो एज ए चेयरमैन वो हेड ऑफ द वो फॉरेस्ट महकमे के भी थे। तो इन बिटवीन उन्होंने क्या, हमने उसकी गुजारिश की थी और वो वापस उस मैनेजिंग डायरेक्टर को वो भेज देता है। आप इसको, आपने जिसके खिलाफ शिकायत की उसी को शिकायत वापस भेज दी? सर शिकायत इन द सेंस सिर्फ मीटिंग के, हमने उसके खिलाफ भी शिकायत पहले नहीं की थी। उसमें ये कहता है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग जो है उसके आप चेयरमैन हैं, मेहरबानी करके इसको अरेंज करके इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को आप चेयर करें, और वो जल्दी वो बोर्ड एनजी के दफ्तर से वापस वो नहीं, उसी के पास जिसको पावर ही नहीं थे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर एमडी को होती तो फिर हम उधर क्यों भेजते। हो गई ये चीज़। यानी मेरा कहने का मतलब है कि कंप्लाइन ये है, ग्रीवेंसेस में कितने नॉन सीरियस लोग हैं जो सब्जेक्ट नहीं देखते हैं कि भाई क्या है, ये हमें ही तो नहीं प्रेटेंड करता है, तो वो उसको देखने के बजाय वापस कंसर्न महकमे को देता है। उसके बाद जनाब मोहतरम, मैं जनाबों से ये गुजारिश करूँ, उसके बाद सितम ज़रफ़ी ये हो गई, हमारा फॉरेस्ट कमिश्नर जो है उसको बनाया चेयरमैन। अब मेरी गुजारिश आपसे, चेकड इन बैलेंस कहाँ रहा इस फॉरेस्ट महकमे में, उसका मेंबर जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट पे है। अब प्रोटोकॉल के हिसाब से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट पे जो बंदा होगा वो कहाँ होगा। 2.5 साल हो गए वो मीटिंग नहीं, उस चीज़ की मीटिंग होनी थी, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी वाली मैंने शुरुआत क्योंकि वहीं से की। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक मेंबर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेंबर है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट पर जो है, उनका नाम नहीं मुझे पता, बट मुझे ये चीज़ पता है। लेकिन जो चेयरमैन है वो कमिश्नर फॉरेस्ट है, जबकि होना चाहिए था ये चीज़, अगर चेयरमैन होता वो दूसरा होता ताकि चेकड इन बैलेंस भी रहता। अब हेड ऑफ द वो कमिश्नर साहब, इससे पहले भी हमने मीडिया में आए, कोई टस से मस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता नहीं। इवन देन मैंने बड़ी कोशिश की, सेक्रेटरीट में एक दिन गया तो कमिश्नर साहब अंदर थे, खुदा गवाह ये मैं सही से बोलता हूँ, और बाहर से ताला चढ़ाया था, ताला लगाया से ताला था और अंदर बैठे थे। मैंने मुनासिब समझा, फिर मैंने अपने मुकद्दर को मैंने कहा यार हमारे मुकद्दर ये गंदे हैं, चलो 370 से हमने देखा था कुछ इनकलाब आ जाएगा, हमें 370 हटने से कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हमारी थी उसके साथ साथ फिर ये तमाम चीज़ें कर दी फॉरेस्ट यहाँ जनाब सेक्रेटरीट के अंडर। उसके बाद जितने भी एग्रीमेंट सब जो सपोज 40 साल से जो कवानीन बने हैं, क्या महंगाई ऊपर गई है कि नीचे? जाहिर सी बात ऊपर। हमारा नारम कोई नहीं बढ़ाता है, उल्टा जो शराब मंडी वेरिएशन थी जो हमें 5% मिलती थी अप टू ऑफ रोड में, और महल्लास में 2% मिलता था, क्योंकि एक बड़े नालों से ऑपरेशन इसका बहुत सख्त होता है, उसको कम करके 2% पर पहुंचाया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपने रिप्रेजेंटेशन दी है एसएफसी कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर को, इसमें आपने रेट्स को बदलने की बात की, जबकि एसएफसी ऑलरेडी कहता है कि हमने रेट्स इनके बढ़ाए हैं। नहीं सर, ये 2019 में बढ़ाए हैं। और जनाब मोहतरम, आपसे तमाम जम्मू कश्मीर को, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप यही देखो कि तेल 2019 में क्या था, आज तेल में एक ही मिसाल दूंगा, जो गाड़ियों को तेल लगता आज की क्या तेल है। मगर सरकार ये कहती है कि अगर हम इसके रेट्स बढ़ाते हैं तो उसका सीधा असर जो आम आदमी के ऊपर पड़ेगा, उसको लकड़ी महंगी मिलना शुरू हो जाएगी। आप बिल्कुल, मैं बजा फरमाता हूँ। आप मुझे ये बात बताएं, जिसने ये लकड़ी निकालनी है, जिस ट्रक वाले ने ये लानी है, मजदूर की अगर ये 8,000 फुट बेचते हैं तो हम जनाब 500 या 600 रुपये में 500 रुपये में जम्मू पहुंचाते हैं फुट, और गवर्नमेंट इसको 8,000 रुपये फुट में बेचती है। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि 7,500 गवर्नमेंट 8,000 रुपये फुट, कभी 8 स्लीपर, मतलब स्लीपर, यानी उसको फुट के हिसाब एवरेज करो आप। अगर हम 500 रुपये में स्लीपर पहुंचाते हैं, फुट नहीं, हम 500 रुपये स्लीपर पहुंचाते हैं जम्मू, और गवर्नमेंट उसी स्लीपर को जनाब मोहतरम 8,000 6,000 एवरेज मतलब 6,000 से ऊपरी है। अब आप अंदाज़ा करो, 500 वाले को जो तेल लगेगा वो तो उसको घर की फैक्ट्री तो नहीं है। अच्छा, आपने दूसरा इसमें लिखा है शराब मंडी वेरिएशंस को लेकर, आपने लिखा है, आपने ये कहा है कि जितने भी ऑपरेशन से फेलिंग के, इसको लेकर आप कहते हैं आप वेरिएशन चाहते क्या हैं? मैं जनाबों से ये गुजारिश करता हूँ कि सपोज 40 साल पहले जो अफसर बैठे थे उन्होंने नाप तोल इस तरीके से बनाया था कि वो 5%, यानी वो भी कम थी, 5% हमको मिलता था। सपोज जनाबों ने 1 लाख स्लीपर आपने लाया, जिस वक्त आपने जंगल से दरख्त जब गिरा
उस वक्त से आपका ऑपरेशनल लॉस शुरू हो गया। जाहिर सी बात है, जब जंगल से दरख्त गिरेगा ऑटोमेटिकली जो एक आपने उसमें सपोज एक आइडिया से कहा होगा इसके 20 नग टूटे, अब उसके पास रस्से रोपिंग वगैरह सिस्टम भी होता है, लेकिन फिर भी दरख्त है सर, अपने कंट्रोल में तो नहीं है। वो कितना टूट गया, वहाँ से उसका लॉस शुरू हुआ, फिर उसका जनाब पछान हो गया, फिर उसको चिराई हो गई, फिर उसको हेड कैरेज किया, फिर उसको पत्थरों की शक्ल में वो लाया, कहीं पक्की नाली में लाया, फिर फान महन में लाया, फिर लोडिंग पॉइंट पे लाया। आप ही बताओ इसका कितना, कोई कंडा, यहाँ एक कंडा होता है जिसको थोड़ी सी भी छिल होती है, उसको 347 से काट एकदम 2.77 पे उसको लाते हैं, एक केंडा होता है। तो इस हिसाब से एवरेज उन्होंने बताया था कि आपका अगर 1 लाख स्लीपर में से 5000 सेफ्टी जो आपकी वो बताएं। इसमें आपने ये भी लिखा है डिले इन डिस्पोजल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स फाइल, आपकी फाइलें वहाँ पर पेंडिंग, ये सारी पेमेंट की फाइलें होंगी, जाहिर सी बात है ये पेंडिंग पड़ी हुई हैं। क्या इसकी वजह ये है कि आपसे वहाँ पर परसेंटेज मांगी जाती है इसलिए पेंडिंग है, या नॉन सीरियस हैं, पेमेंट करना ही नहीं चाहते? और कब से पेंडिंग है, कितने साल हो गए, कितनी पेमेंट? मैं जनाबों से ये गुजारिश करूं, क्योंकि कानून एक ऐसी चीज़ इन्होंने बना दी कि अभी 2% मिसाल है तो फाइलें उसको प्रोसेस नहीं करते हैं। फाइलें कितनी पेंडिंग होगी, कितनी पेमेंट टेंडर आपने पहले किए उस हिसाब से उन फाइलों को तो निकलना चाहिए था एज पर द आपकी टोटल पेमेंट कितनी पेंडिंग है, कितने सालों की पेंडिंग है, और एक फाइल को कंप्लीट होने में और पेमेंट रिलीज होने में कितना वक्त लगता है? मतलब मुख्तलिफ ठेकेदार की मैं एज ए प्रेसिडेंट यहाँ बात कर रहा हूँ, यानी हर ठेकेदार की एवरेज हर ठेकेदार की पेमेंट पेंडिंग है, मतलब इन करोड़ से है। मतलब क्योंकि और उसके साथ साथ उनका जो अपना पैसा है CDR इन द शेप ऑफ, क्योंकि जब तक ना आपका 10% निकलेगा तो CDR तो आपकी रिलीज नहीं ना होगी। यानी कुल परेशानी है कि जब जिस वक्त आई जूही टेंडरों की बात इनकी आई, तो सर आपसे मैं ये आपके माध्यम से मैं जनाब LG महोदय से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हर पैमाने में बराबर की इम्बैलेंस चीज़ ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पर जब टेंडर प्रोसेस में आप टेंडर बनाएंगे, अगर मुझ पर आपके कानून बिल्कुल बजा हैं, वो मुझ पर इम्प्लीमेंट होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अगर मेरी पेमेंट के वक्त आपके कानून वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं, हम आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन मैंने पूछा पेमेंट लगभग कितनी होगी और फाइल आपकी क्लियर क्यों नहीं होती? क्या डिपार्टमेंट में आपसे पैसा मांगा जाता है फाइल क्लियर करने के लिए? नहीं, ऐसा तो मतलब डिपार्टमेंट जो है ना, डिपार्टमेंट में पैसे की बात नहीं है। मतलब डिपार्टमेंट के पास जो सिस्टम है ना, वही सिस्टम अलो नहीं कर दिया, क्योंकि उसको जब यूटी के बाद इसके कला जो है ना इनको ऐसे तरीके से इम्प्लीमेंट किया, तो वहाँ पर जो अफसर है, अब ये नहीं जानबूझकर, हमें ये भी नहीं पता यही अफसर इनको प्रपोजल बनाकर तो नहीं भेजते हैं, क्योंकि हम तो आउट ऑफ ये हैं, वो दिखाते हैं कि उधर से ऑर्डर आ गया। हमारे कहने का मतलब है कि इस कॉर्पोरेशन में चेक इन बैलेंस नहीं है। आप ये कह रहे हैं करप्शन नाम की कोई चीज़ SFC में नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा काम हो रहा है इतने सालों से? नहीं, मैं आपसे ये गुजारिश कर दूंगा कि हमारे सामने जो SFC की, जहाँ तक मैं करप्शन की बात बताऊंगा, क्योंकि करप्शन के बारे में मुझे इतना ये नहीं है कि ये करप्ट है या कौन करप्शन करता, नहीं, बेसिक चीज़ें इनमें क्या है कि ये एक तरफा ही कॉर्पोरेशन चलती है, यानी एक तरफा ही चलती है ये कॉर्पोरेशन की। कानून सर लिबर्टी होनी चाहिए ना। नेचुरल कहीं पर जनाब फायर लग गई, क्योंकि तमाम जम्मू कश्मीर में आपने देखा जब ड्राई मौसम होता है तो फायर इंसिडेंट होते हैं सर। आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिगाड़ना भी नहीं चाहते। आप कहते हैं आप डिपार्टमेंट वालों को लेकर क्या आपको बताएं, उनकी सुना ही नहीं सकते हम। आज सुनाया तो कल हमारी फाइल और पेंडिंग। अगर ऐसी बात होती तो बहुत बड़े मनोज सिन्हा से तो ये डिपार्टमेंट बड़ा नहीं है। मैं मोर्द इल्ज़ाम ठहराता हूँ ऑनरेबल गवर्नर साहब को, जिसके प्रोटोकॉल में ये ऑफिस आता है, मैं उसकी बात क्यों करूं? अगर उनके पास टाइम उस कब से आपकी फाइलें पेंडिंग, कितने साल हो? सर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, ठेकेदार ऐसा इसकी कम से कम 6-7 साल से पेंडिंग है पेमेंट। मैं कहता हूं कि जब मैं अपनी बात बताऊंगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी का फैसला जो है, जो फाइलें बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी में है, 2 साल हो गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी की मीटिंग नहीं हुई है। अब आप ये अंदाज़ा करें, क्या उसी पॉइंट पर मैं, जो कि ऑनरेबल मनोज सिन्हा सर के अंडर में आता है, 2 साल से जो फाइलें वहाँ हैं, आप ही बताओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग ही 2 साल से नहीं हुई, मिसाल में तौर पर। उसके बाद अगर चेयरमैन को बनाया है, वो चेयरमैन साहब जो हैं, जो ताला लगाते हैं, अंदर बैठा और बाहर ताला है, और चेक इन बैलेंस कहाँ रहा? फिर भी आप कहते हैं करप्शन नहीं है। मैंने ये चीज़ नहीं कहा उनने मुझे पैसे मांगे, मैं वही बात आपको बताऊंगा जो एग्जैक्ट होगी। जब मिलने नहीं दिया, पैसे की बात ही नहीं, वहाँ ताला लगा है। होता तो यूजुअली ये है कि अगर आपने सरकार को कोई चीज़ बेची है, कोई भी चीज़ आप सरकार को बेचें, बेचने के बाद सरकार की जिम्मेदारी है आपको उस चीज़ की कीमत देना, बात ख़त्म, वहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। उससे ज़्यादा तो
अब बात बनती नहीं। तो जो आपका ड्यू है, जो आपको मिलना चाहिए, उसके लिए इतनी आनाकानी क्यों करना, दफ्तर के अंदर बंद रहना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग नहीं कराना और इतने तमाशे करने की ज़रूरत क्या है? भाई पैसा है, आपने काम किया है, पैसा मिलना चाहिए। और मैं आपसे एक मज़ेदार ये बात बताऊंगा, इस मैनेजिंग कॉरपोरेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर होता था और ये तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को सहराब करती थी, वो मजदूर की शक्ल में, वो कॉरपोरेशन के एम्प्लॉय की शक्ल में। इसको गवर्नमेंट से कोई एड मिलती नहीं। लोगों की बात नहीं ना करें, अगर आज जम्मू में भी, अगर आप जम्मू में भी थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे तो कम से कम 10-12 परिवार तो जम्मू में जो बड़े लोग हैं आज, वो बड़े लोग भी तो डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ इन्हीं जंगलों से बने हैं। मैंने ये चीज़ नहीं कहा, मजदूरी पेशा थे ना सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मजदूरी करने में आपको पूरा अधिकार है, क्योंकि वो वाइट पैसा होता है, टैक्स पेड होता है, साफ शफाफ होता है, आपका टैक्स कटता है, जीएसटी कटती है, नेक्स्ट पेमेंट आपकी तब तक ना होगी। मेरे कहने का मतलब है इस कॉरपोरेशन का फुल फ्लेज पावर जो रहता था वो मैनेजिंग डायरेक्टर के पास। अब उसके बाद मिनिस्टर होता था, उसका चेयरमैन, बड़े कम फैसले जो होते। ये तो पुरानी अब आज तो उस एमडी के पावर को तो बांध दिया है ना, उसके पास कोई ताकत ही इतनी पावर ही नहीं उसको। तनख्वाह वहाँ सेक्रेटरीट से आती है तनख्वाह, उसने कोई भी चीज़ें विद इन, कोई मुझे नहीं लगता है कोई इतने बड़े पावर हैं उसको। और अच्छा, अब आप मुझे एक चीज़ और बताइएगा, आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्टरों की क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, आपने इसमें ये कहा है मॉडिफिकेशन शुड बी अर्लियर डिस्कस थॉरली बिफोर दीज आर इम्पोर्टेड इनकॉर्पोरेटेड इन द पेपर्स, सॉर्टर्स डिप्यूटेड इन सेल रिपोर्ट्स हेल्प बेंट टू इन्फ्लिक्ट लॉस टू सॉर्टर। आपको क्या परेशान है? नहीं, मुझे सार्टर की बात में मैंने एक ही चीज़ बताई, जिस वक्त हमारा माल लोड हो गया, एक सार्टर होता है नज़र से वो देखता है, आई वॉश जिसको बोलते हैं, एक सिंपल मैंने जिस तरह आंखों के इस तरह से उसने नाक देखा, उसको जो मर्जी आई 100 फुट उसने काट दिए, कौन पूछता है उसको। और 100 फुट काटने के बाद उस जगह पे चेक डिम बैलेंस कहाँ है, यानी उसके बाद 2 रुपये हम अनलोड। सॉर्टर्स को ट्रांजिट डिपोट्स पे डिप्लॉय, अगर हाँ सर, अगर इस सार्टर को जिस वक्त जो सपोज जो वहाँ का जो इंचार्ज है वो मौके पर वो अपने सामने, क्योंकि पास करने वाला भी इनका आदमी है सर, सपोज जिसने इसको पास किया है वो भी इनका आदमी है, जो इसको काट रहा है वो भी आदमी इनका ही है। बीच में 4 डिवीज़न अफसरों के चेकिंग से इसको मोहर लगते लगते आई। अब ट्रक वाले ने कहाँ खाया, बदकिस्मती ये चीज़ है, वो 100 150 फुट भी आपने कहा कि करप्शन नहीं। सर जिस पॉइंट पे जो होगा वहाँ मैं कभी नहीं गुरेज करूँगा, मैं उस चीज़ से कभी नहीं ना डरता हूँ। आपने कहा कि एक नज़र मार के वो कहता है कि जनाब ये ठीक नहीं है, पॉइंट है। मिसाल आप कहेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर को, ये बात मेरी जो है वो होलापन हो जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर इज़ बहुत ऑनेस्ट अफसर है, वो मुझे नहीं पता है, गवर्नमेंट के भी बहुत बड़े अफसर एजेंसियाँ पीछे होती हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर करप्ट नहीं है, वो ऑनेस्ट अफसर है। अच्छा, मुझे अब ये चीज़ बताइए, आपने जो ये इंसेंटिव की बात की है, आपने कहा कि जो कामयाब ठेकेदार है उसको इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, तो आपको तो पैसे ही नहीं पिछले मिल रहे, तो इंसेंटिव कहाँ से मिले? सर ये एक क्या होता था कि मिसाल के तौर पर जनाब, अगर कोई मजदूरी जिस वक्त आपने, समझ गया मैं, लेकिन सरकार आपको पैसे नहीं दे रही, आप इंसेंटिव मांग रहे हैं। सर ये टेंडर एनआईटी में मेंशन होता है कि जो सक्सेसफुल जल्दी माल लाएगा उसकी वैल्यू बनती है, वो ज़्यादा कीमत देता है, उसको ये 4% 5% इंसेंटिव देते थे। मिसाल के तौर पर जनाब हमने ये एड्रेस भी की एमडी को, अब ये बंद हो चुका है इंसेंटिव। मतलब ये इंसेंटिव जो है अभी मुझे नहीं लगता है कि नए इसमें उन्होंने ऐड किया है, ये भी बंद कर दिया। उसके साथ साथ नई जो भी इसने टेंडर जो कार्डों की बात जनाबों ने बताई, कार्ड जो पीडब्ल्यूडी में ABCD, ठीक है सर, इन्होंने क्या काम कर दिया, वो ऑन बेस ऑफ द वैल्यू है, ऑन बेस ऑफ द वैल्यू नहीं, वॉल्यूम है SFC का, CFT जिसको हम कहेंगे, कार्ड होता ही है ऑन बेस ऑफ वैल्यू। अच्छा, मुझे अब एक चीज़ और बताइएगा, मजदूर जो आप लोगों ने लगाए वो कहते हैं कि वो भी क्या कहते हैं, दर बदर फिर रहे हैं। आप उनको जो पैसे देते हैं, कहीं से उठा के पैसे दिए, कहीं से आपने जमा करके उनको पैसे देते हैं आप, लेकिन आपको उनकी क्या कहते हैं मजदूरी भी नहीं मिल रही। सर हम आपसे गुजारिश करते हैं, हमसे घर वाले भी तंग हैं, मजदूरों की तो बात ही नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं, जिस कॉरपोरेशन का 2.5 साल से मतलब ऑनरेबल गवर्नर साहब ने हमें टाइम ही नहीं दिया, हम मजदूर हैं वहाँ पर। मैंने वो आप मेरी बात नहीं आपने पूरी होने दी। ये कॉरपोरेशन फ्लड लॉसेस के लिए लकड़ी भी देती थी, गवर्नमेंट को देती है, रेन्यू भी देती है, टैक्स भी देती थी, अपनी एम्प्लॉय की तनख्वाह भी जनरेट खुद करती थी, ठेकेदारों को भी पैसा, इसमें तो गवर्नमेंट एड था ही नहीं आज तक, और उसको भी माजूर बना कर दे दिया, माजूर बना दिया। हम मेरे कहने का मतलब है कि मैं जनाब आपकी वसादत से जनाब LG महोदय से ये गुजारिश करूँगा, आप इस कॉरपोरेशन को उसी शेप में लाए। ये खुद जनरेटर है,
इसको एड्स पर ये एड्स पे डिपेंड कॉरपोरेशन नहीं है, जिस तरह आपकी स्टेट वो सर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, लॉसेस में नहीं है ये जनाब खुद पैसा कमाती है, खुद जनरेट करती है। अब हमारा कॉरपोरेशन का पैसा जमा करना है सेक्रेटरीट, फिर जब सेक्रेटरीट फाइनेंस छोड़ेगा फंड्स, अब एक ही मुसीबत थोड़ी है हमारे सर, अब दो मुसीबत। अब वो वहाँ जमा करना है, फिर जब हमारा ही पैसा। अच्छा, आखिर में एक और चीज़ आपने बताई, आपने कहा सीडीआर को आप लेकर कह रहे हैं कि पहले 2% जो है टोटल कॉन्ट्रैक्ट का वो सीडीआर देना पड़ता था, अब आपने 2 से 7% कर दिया है। हाँ, इसमें हमने गुजारिश की है कि तमाम जगह पर 2% है। अगर कोई लॉ टेंडर देता है सर, उसमें वो एक कॉलम होता है कि जो ज़्यादा बिलो देगा, काम भी सफ़र ना हो जाए, उसके लिए एडिशनल सिक्योरिटी उनको लेनी चाहिए सर, जो एज़ पर रूल है। मेरी जनाब वाला से ये गुजारिश है कि जैसे एडिशन में लेनी है इसको 2%, क्योंकि फिर हेल्दी होगा ही नहीं, और एक क्लास को आप बाइंड करेंगे, ए को नीचे ज़्यादा लाएंगे, बी को ऊपर चढ़ाएंगे, सी को और नीचे, यानी इस तरह से जो है इसका जो पहले सिस्टम था, कार्ड एक लिमिटेशन है, इसको भी 3 आदमी बैठकर मैनेजिंग डिसीजन कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, वो तो बोर्ड में भी नहीं लिया। मुझे अब ये बताइएगा कि 5 अगस्त 2019 से पहले जब ये स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन थी और अब जब जो इसके अंदर बदलाव आया है, आप सबसे बड़ा बदलाव क्या देख रहे हैं? तो बहुत सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव क्या? मैंने ये बदलाव देखा कि 370 टूटने के बाद इस कॉरपोरेशन की मैंने हालत ठीक नहीं देखी जितनी इससे पहले थी। मतलब मुझे आप कहीं जगह पे भी बुला सकते हैं, मतलब परेशानी बढ़ गई, सिस्टम नहीं है। मिसाल अभी फाइलें हमारी हैं, वो आप सेक्रेटरीट में घूमनी है जनाब। ये मजदूरी तबका है, ये कॉरपोरेशन विद रिलेटेड एफिलिएशन मजदूरी से है, इसका एम्प्लॉय भी परेशान। वो तो जनाब ने कई स्टोरियाँ की है, मैं उस विषय में नहीं जाता। हमारी एलजी महोदय से ये गुजारिश है कि इसका कमिश्नर की जगह चेयरमैन दूसरा होना चाहिए। मैंने वो भी पहले अर्ज़ कर दी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पोस्ट जिसकी है उसको मेंबर रखा, वो जाएगा कहाँ? वो कंपनी सेक्रेटरी के पास तो नहीं आएगा। डेमोक्रेसी का ये दौर है, ब्यूरोक्रेट ऐसे नहीं मानता है। मैंने पहले कहा कमिश्नर साहब ताला लगा कर बैठता है, तो वो एडिशनल उसको ज़रूरत क्या पड़ी? चेक इन बैलेंस कहाँ रहा? और मैं एक आपके माध्यम से एक गुजारिश करूँगा, ये फॉरेस्ट महकमा ऐसा था, वन ऑफ द मोस्ट महकमा जो होता था रेवेन्यू के एतबार से, वो जम्मू कश्मीर से जब गवर्नमेंटें होती थी। आखिर में मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर मान लीजिए सरकार आपकी ये मांगे नहीं मानती है और पैसे आपके इसी तरीके से पेंडिंग रहते हैं, रिलीज़ नहीं होते हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, अगर इन्होंने नई एनआईटी के मुताबिक हमारा पूरा वो मद्देनज़र नहीं रखा, हमारे ये जितने पेंडिंग मसले हैं वो हल नहीं किए हैं, हमारे पास अल्टरनेटिव है, ना हम सड़कों की धमकी देंगे, हमने नेवान पकड़नी है तो एलजी साहब के उधर जाना है तो नेवान पिएंगे। हम क्यों धरना करेंगे किसानों की तरह की? उसको भी परेशान करेंगे, उसको भी, हम खुद ही परेशान हैं तो अपनी खलासी ख़त्म कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने अल्ताफ़ हुसैन कीन और ये तमाम फॉरेस्ट के ठेकेदारों की बात ध्यान से सुन ली होगी, गौर से सुन ली होगी। 2 बातें इन्होंने जो बहुत अहम कही हैं। पहली बात तो ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन से हमें उम्मीद और तवक्का तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन उस उम्मीद और तवक्का पर खरा नहीं उतर रहा। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कही है कि कवानीन के अंदर बदलाव लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की बहबूद के लिए होना चाहिए। लेकिन अगर आप कवानीन के अंदर बदलाव करते हैं और बदलाव को जब अमलाने की बारी आती है, अमलाने का अगर आपका तरीका ठीक नहीं और जिस तरीके से आप अमला रहे हैं उससे अगर आम ठेकेदारों को, आम लोगों को नुकसान हो रहा है, तो फिर इस कानून का फ़ायदा क्या? और आखिर में ये कि 5 अगस्त 2019 के बाद वादा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये था कि सिस्टम बदलेगा, राजकाज बदलेगा, राज करने का तरीका बदलेगा, हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदलेगा और निज़ाम को चलाने वाले लोग बदलेंगे। लेकिन ऐसा लगता है सब कुछ बदल गया है, मगर काम करने का जो तरीका जम्मू कश्मीर के बाबुओं का था उसमें अभी कोई बदलाव नहीं आया है। पहले भी इसी तरीके से फाइलें घूमती थी, आज भी ऐसे ही फाइलें घूम रही हैं और ऐसा लग रहा है कि बाबू भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन ख़त्म होगा, एक लोकतांत्रिक सरकार बनेगी और वही रिलीफ और वही रिलैक्सेशन मिलेगी जो रिलीफ और रिलैक्सेशन 5 अगस्त 2019 से पहले ये बाबू लोग एंजॉय किया करते थे।